नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़। इस टॉपिक पर यूपीएससी मेंस के नज़रिए से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का प्रकोप पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि पेट्स को इंपोर्ट करने के कारण और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों के कारण जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो इस टॉपिक में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं क्या, वो किस प्रकार से वो स्प्रेड करती हैं, वो उनका इंट्रोडक्शन का मेन तरीका क्या है, क्या वो इंटेंशनली इंट्रोड्यूस हुई हैं या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस हुई हैं, और किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जाता है, और अंत में हम देखेंगे उसका कंक्लूज़न। तो जब हम बात करते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के बारे में, ये तो डेफिनेशन है कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड पैथोजेंस हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस इकोसिस्टम के नेटिव नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जब भी हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इकोसिस्टम कई प्रकार का होता है, जैसे आपका पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, है ना। तो इकोसिस्टम में हम जब भी हम बात करते हैं तो एक पूरा इसमें एक सेट ऑफ स्पीसीज़ होती हैं, कम्युनिटी होती है, और वो वहाँ के वातावरण से इंटरेक्ट करती हैं, जिससे कि इकोसिस्टम बनता है। तो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं, उनके अलावा यदि कोई स्पीसीज़ आ जाती है तो उनको हम इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ बोलते हैं। तो ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं, एक्चुअल में लेमन टर्म्स में देखा जाए तो ये इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़ हैं, मतलब किसी जगह इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो होता है स्पीसीज़ का, ये दो टाइप से हो सकता है। या तो ये इनको जानबूझ करके छोड़ा गया हो, मतलब इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया हो, या अनइंटेंशनली इनको ये आ गई हो वहाँ पे। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ में हम देखते हैं, एक नाम है एलियन। एलियन मतलब नॉन नेटिव, और इन्वेजिव मतलब वो जो कब हम कहते हैं कि कोई स्पीसीज़ इन्वेट कर रही है, जब वो इन्वेट करके अपना वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं, मतलब वो वहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड हो जाती हैं और वहाँ की स्पीसीज़ को हार्म करने लगते हैं, तब हम कहते हैं इन्वेजिव। ठीक है, तो इस टर्म को हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम डिफ़ाइन करने में ईजी हो जाता है कि ऐसी स्पीसीज़ जो वहाँ की नेटिव नहीं है और वहाँ पर उन्होंने ओवर पॉपुलेशन अपना कर लिया है और वहाँ के इकोसिस्टम को हार्म कर रही हैं, तो हम कहते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़। और ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एलियन स्पीसीज़ हैं जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये है, सबसे आप गांव देहात में यदि घूमते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ये बहुत कॉमनली ग्रो करते हैं। एलिगेटर वीड बोलते हैं इसको। ये इनका एक पत्ता या टहनी भी कहीं पे रह जाती है तो ये वापस पूरा ग्रो कर जाते हैं। फिर है विलायती बबूल, जो आप दिल्ली में तो हर जगह देखेंगे इसको, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। फिर ये है कांग्रेस घास या गाजर घास, पार्थेनियम जिसको कहते हैं। फिर ये लैंटेना कैमरा, ये बहुत ग्रो करता है, जहाँ भी जंगल में आग लग जाती है तो उसके बाद सबसे पहले यही ग्रो करता है और ये बहुत स्पीड से ग्रो करता है। फिर है वाटर हायसिंथ, ये भी आप देखेंगे कि गांव देहात में, नदी में, पोखर में ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि सारा पोल्यूशन भी उसमें जाता है और ये पोल्यूशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं। फिर है सेना यूनिफ्लोरा या कैसिया यूनिफ्लोरा भी कहते हैं इसको, येलो फ्लावर होते हैं, ये भी बहुत जल्दी ग्रो करता है, साउथ में ज़्यादा होता है ये। और डेविल वीड, ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा यदि आप ऐसे, मतलब शहर में भी कोई जंगल होगा तो वहाँ पे ये इजीली दिख जाता है। तो इनका मैकेनिज़्म क्या है, देखिए मैकेनिज़्म में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: कंपटीशन, प्रीडेशन और ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। यदि हम मैकेनिज़्म की बात करें तो मेनली इनको हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो इकोसिस्टम बेस्ड मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पर इंटायरली डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, तो यदि कोई वहाँ से बाहरी स्पीसीज़ जाएगी तो उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, वहाँ की स्पीसीज़ हैं। जैसे कि आइलैंड्स हो गए, आइलैंड में जो स्पीसीज़ होते हैं वहाँ का जो फूड चेन, फूड वेब होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। तो जब दूसरे मेनलैंड से कोई स्पीसीज़ वहाँ जाती है तो वहाँ के फूड चेन और फूड वेब में
वो इतना उनको ओपन स्पेस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं फीड करने के लिए, तो फिर वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि वहाँ की फूड चेन डोमिनेट कर जाए, क्योंकि जो मेनलैंड की स्पीसीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिटी में ग्रो कर रही हैं, तो वो जब आइलैंड में जाती हैं तो वो बहुत इजीली compete कर लेती हैं। प्रीडेशन मतलब वहाँ की स्पीसीज़ को प्रे बनाती हैं, तो प्रीडेशन हो जाता है, तो वहाँ की स्पीसीज़ ख़त्म होने लगती हैं। ऐसा भी कुछ कुछ उदाहरण देखा गया है, जैसे कि न्यूजीलैंड में कैट्स जब रिलीज़ की गई थी, जब कैट तो वहाँ पाई नहीं जाती, और न्यूजीलैंड एक ऐसा यूनिक कंट्री है जहाँ पर आप देखेंगे कि बर्ड्स जो होती हैं उनमें उनमें विंग्स नहीं होते। तो जब कैट इंट्रोड्यूस की गई तो कैट्स वहाँ की बर्ड्स पे फीड करने लगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की बर्ड्स पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगी। फिर तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। तो यदि हम इसमें हम देखते हैं कि जब ट्रेड होता था तो बहुत सारे जो जहाज़ होते थे उसमें चूहे जो है साथ में चले जाते थे, तो चूहों के साथ बहुत सारे पेस्ट जो उनमें पैथोजेंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइज होती हैं जो उनके साथ चली जाती हैं, तो वो जिस भी कंट्री में जाते थे तो वहाँ पर वो टाइफस फीवर इस टाइप से बहुत डिसीज़ फैला देते थे। तो ये बहुत खतरे होते हैं इन मैकेनिज़्म के कारण जो होती है, ये इन्वेड करती हैं इन्वेसिव स्पीसीज़। तो ये एक तो मैंने बताया इकोसिस्टम बेस्ड मैकेनिज़्म, दूसरा स्पीसीज़ बेस्ड मैकेनिज़्म। तो यदि स्पीसीज़ में इतनी मतलब वो है क्षमता है ग्रो करने की, मतलब उसका ग्रोइंग पावर बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती हैं और वहाँ की स्पीसीज़ को डोमिनेट कर लेती हैं, तो भी बहुत जल्दी वो इन्वेड कर लेंगी। तो यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि एक तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, यदि वो एकदम यूनिक इकोसिस्टम है तो वहाँ पर वो जल्दी ग्रो कर लेंगी। दूसरा, वो खुद स्पीसीज़ में कितनी कैपेसिटी है कि ये सारी स्पीसीज़ है ना, इनके अंदर ग्रोइंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये ईज़िली ग्रो करती हैं और डोमिनेट कर जाती हैं, तो इन्वेड कर लेती हैं। ठीक है। और जब भी इन्वेजन होता है तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से गई और अचानक से फैल गई। जैसी जाहिर सी बात है कि जब स्पीसीज़ आएंगी तो पहले वहाँ पर एस्टेब्लिश होंगी, मतलब पहले तो उनका नेटिव रीजन से ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वो वहाँ पर लोकल एरिया में पाई जाएंगी, धीरे धीरे डेवलप होंगी। जब बार बार ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रांसपोर्टेशन में ही ग्रो कर जाती हैं, बार बार हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, बार बार ये मतलब स्पीसीज़ आ रही हैं अलग अलग ज़रिए से, फिर वहाँ पर ग्रो कर रही हैं, फिर स्प्रेड कर रही हैं धीरे धीरे, फिर डोमिनेट हो रही हैं। तो ऐसा होता है, स्टेज होता है इनके डोमिनेट करने का, अचानक से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ आईएस। यहाँ आईएस मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज थ्राइविंग इन नॉन नेटिव एरियाज। तो ये क्या फैक्टर्स हैं कि जिससे ये थ्राइव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कुछ कुछ इतिहास में से देखा गया है कि हम कुछ पेस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें बाहर से कुछ ऐसे प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वहाँ पेस्ट कंट्रोल हो जाए, है ना। तो उसके लिए पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है या इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके ज़रिए क्या होता है कि ये जो इंपोर्ट करते हैं हम, ये पेट्स, यहाँ तो पेस्ट की बात हुई है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए मान लीजिए कि एक इसका एग्ज़ाम्पल है, एक आइलैंड है गुआम। तो गुआम में जो है जो बर्ड्स होती थी वहाँ पर एक स्नेक इंट्रोड्यूस किया गया। उस स्नेक ने क्या किया, वहाँ के बर्ड्स को ही ख़त्म कर दिया। तो जबकि वहाँ पर स्नेक इंट्रोड्यूस किया गया चूहों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसने पूरा बर्ड्स को ही ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पे इतना वो डोमिनेट हो गया, है ना। गुआम इस पे आप आइलैंड का है ये एग्ज़ाम्पल, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएंगे। दूसरा है पेट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं तो वो पेट्स भी जो है ना कभी कभी डोमिनेट कर जाते हैं। फिर है एलियन स्पीसीज़, हम ट्रेडिंग होती है एलियन स्पीसीज़ की, है ना। जैसे मान लीजिए चाइनीज़ लोग कहीं चले गए, फिर उनकी जो फूडिंग हैबिट है उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि हम अपने स्पीसीज़ को वहाँ इंपोर्ट करके वहाँ पर फीडिंग करें, तो उससे भी एलियन स्पीसीज़ आ जाती हैं। ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि जो बर्मीज़ पाइथन है, तो बर्मीज़ पाइथन बर्मा में पाया जाता है, लेकिन वो आज की डेट में अमेरिका में भी बहुत मिलता है। और वहाँ पर वो वहाँ के क्रोकोडाइल को भी मतलब मारने की क्षमता रखता है। तो वो इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्वेजिव स्पीसीज़ हो चुका है वहाँ पे। तो वो अब किसी ने किसी ज़माने में उसको इंट्रोड्यूस करवाया होगा, है ना, ट्रेडिंग हुई होगी, तो वहाँ फैल गया। फिर होता है अनइंटेंशनल इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे मैंने बताया ट्रेड के ज़रिए, माइग्रेशन के ज़रिए, है ना। जो जहाज़ होते हैं ना, जहाज़ में
क्या होता है कि चूहे आसानी से जहाज़ में ग्रो करते हैं और फिर वो उनका जब इधर से उधर जहाज़ जाते हैं तो उसके साथ में वो भी चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ भी चले जाते हैं जहाज़ के ज़रिए, है ना। फिर जो गुड्स का ट्रेड होता है, मान लीजिए जैसे कि अभी बीच में घटना हुई थी कि टर्की ने मना कर दिया कि हम इंडिया का गेहूँ नहीं लेंगे। क्या उन्होंने बोला कि उसमें कुछ वायरस है, क्या है, तो उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं होता, कुछ ऐसी स्पीसीज़ आ जाएंगी, तो ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये जब ट्रेडिंग होती है तो वो गुड्स के साथ साथ जो ऐसे बीज आ जाते हैं जो वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जहाज़ है, क्योंकि जहाज़ में जो है नीचे पानी स्टोर करते हैं ना, जो वेस्ट वाटर होता है, तो वेस्ट वाटर में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो, और फिर जब जहाँ भी जहाज़ जाता है वहाँ पर वो वेस्ट वाटर रिलीज़ कर देते हैं, उसको बैलास्ट वाटर भी कहते हैं। तो उससे भी जो है नॉन नेटिव एरियाज़ में स्पीसीज़ चली जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, सबसे बढ़िया इसका तरीका है क्वारंटाइन। जैसे कि आपने कोविड के केस में सुना होगा कि कोविड फैल ना पाए उसके लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो इसी प्रकार से यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो पहले हम उसको क्वारंटाइन करेंगे और देखेंगे कि उसको चेक कर लेंगे, इसमें सैंपल चेक होता है कि भाई किसी सैंपल में गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर हम उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। फिर वो पास हो जाता है तब आगे उसको रिलीज़ किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो भी जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट होते हैं वहाँ पर ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मिटिगेशन, मतलब ऑलरेडी यदि कहीं पर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं स्पीसीज़ तो उनको कैसे मिटिगेट किया जाए। तो उसके लिए इरेडिकेशन करना पड़ता है, कंटेनमेंट करना पड़ता है। तो मान लीजिए छोटे एरिया में है तो उसको वहीं पर कंटेन कर दिया और वहीं पर उसको इरेडिकेट कर दिया ताकि फैल ना पाए, ठीक है। इरेडिकेशन कैसे करेंगे, या तो मतलब मैनुअली उसको रिमूव करेंगे या तो कोई पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। तो उससे जैसे कि मान लीजिए प्लांट स्पीसीज़ तो पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। यदि एनिमल स्पीसीज़ है तो फिर उसको मैनुअली देखना पड़ेगा हर बार जब भी वो ग्रो करते हैं, जब भी वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको इरेडिकेट करना पड़ेगा, उनको कलेक्ट करके फेंकना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। तो उसको मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कौन कौन से लेजिस्लेशन है इंपॉर्टेंट इस नज़रिए से, मतलब इन्वेसिव स्पीसीज़ के नज़रिए से। पहला है प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003, ठीक है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इश्यूज अप्रूवल अलॉन्ग द क्वारंटाइन सर्टिफिकेट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड आर्टिकल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो MOF जो है अप्रूवल देता है और क्वारंटाइन सर्टिफिकेट देता है यदि किसी भी वाइल्ड एनिमल को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ मांगती हैं ना कि हमको जू में रखने के लिए आप हमको एशियाटिक लायन दे दीजिए या कुछ ऐसे जानवर दे दीजिए जो इंडिया में पाए जाते हों। तो फिर उसके लिए क्या है कि MOF अप्रूवल देता है, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट भी देता है। फिर है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा मतलब फंगस या पेस्ट जो होता है जो डिस्ट्रक्टिव हो क्रॉप के लिए उसको इंट्रोड्यूस ना हो जाए। तो इसके लिए 1914 मान लीजिए कोई हमने वो गेहूँ इंपोर्ट किया, तो गेहूँ में यदि वीट में यदि कोई इंसेक्ट लगा है, पेस्ट लगा है, तो फिर वो फैल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको यदि हम लोग एज ए सीड नहीं इंपोर्ट करेंगे, भले हम लोग उसको फॉडर के लिए कर लेंगे इंपोर्ट, लेकिन उसको एज ए सीड इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर होता है कि हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान में हमने आईसी टारगेट्स को इम्प्लीमेंट किया है। आईसी टारगेट क्या है, आईसी टारगेट में टारगेट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू आइडेंटिफाई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड देयर पाथवेज ऑफ इंट्रोडक्शन एंड टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू मैनेज प्रायोरिटाइज इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बाय 2020। तो ये 2020 तक का टारगेट था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं जिसके जरिए हमने इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ को कंट्रोल किया है। तो इसमें आप ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ क्या होती हैं। आपको बताया हमने कि वो ओवर पॉपुलेटेड हो करके वहाँ के एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं जहाँ की वो नेटिव नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा कि ये स्टेज बाय स्टेज इनका मतलब ये ग्रो करती हैं, अचानक से नहीं ग्रो करती हैं। तो यदि बार बार इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी जगह पे, तब ये अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं, वहाँ के इकोसिस्टम पर डोमिनेट होती हैं धीरे धीरे, ठीक है।
और ये किस प्रकार से इंट्रोड्यूस होती हैं, या तो ये अपने आप आ जाती हैं, नेचुरली आ जाती हैं, या तो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं किसी न किसी मकसद से, या ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, है ना। तो उसके ज़रिए ये बढ़ने लगती हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा कि आजकल इंडिया में ना चाइनीज़ वो एक मछली होती है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मांगुर। तो चाइनीज़ मांगुर आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है, क्योंकि वो डोमिनेट कर जाती है और वहाँ की स्पीसीज़ को ग्रो नहीं करने देती, वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है और किसानों को फ़ायदा मिलता है, तो वो उसके चक्कर में उसको पालने लग गए हैं। तो उससे क्या होगा कि वो इन्वेजिव स्पीसीज़ हो गई है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि दो टाइप से इंट्रोडक्शन होता है इनका, इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में, है ना। अनइंटेंशनल कैसे होता है कि ट्रेडिंग के ज़रिए हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया था न्यूजीलैंड में कैट्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। और मैकेनिज़्म आपको बताया था, दो मैकेनिज़्म होते हैं इनके, या तो इकोसिस्टम यदि वीक होगा, वहाँ यूनिक इकोसिस्टम होगा जैसे कि आइलैंड इकोसिस्टम, तो वहाँ जल्दी वो ग्रो करेंगे। और दूसरा मैंने बताया था स्पीसीज़ बेस्ड, मतलब उनकी स्पीसीज़ इतनी तगड़ी होती हैं ये कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती हैं, तो फिर वहाँ की लोकल स्पीसीज़ को डोमिनेट कर लेंगे। ये इनका मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। फिर इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, इनके दुष्प्रभाव भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इनके दुष्प्रभाव क्या होंगे आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। इनके मेनली 3 दुष्प्रभाव हैं। पहला है ये इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन में ही बताया। इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं कि मान लीजिए इनके साथ कि ये तो डाइवर्सिटी नहीं होने देंगे, ये अपने आप को ही बढ़ा लेंगी, तो डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगी। दूसरा, ये अपने साथ पैथोजन लाते हैं। तो पैथोजन जैसे कि जहाँ भी ये आपको एग्जांपल बताते हैं, जहाँ भी ये कांग्रेस घास और ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ग्रो करते हैं ना, वहाँ पर मच्छरों को पनपने की जगह मिल जाती है। तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह, है ना। और तो ये हो गया, एक एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा, ये वहाँ पर जब हम लोग उनको इरेडिकेट करने के लिए पैसा लगाते तो इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है, मतलब इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट करती हैं और साथ में पैथोजन को भी ग्रो करवाती हैं, या पैथोजन इनके साथ आ जाते हैं, है ना। और दूसरा कि ये इकोनॉमिक लॉस कॉज करती हैं, मतलब इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉस, ये डेफिनेशन में ही आ गया। और फिर ये मेजर्स हैं कंट्रोल के। इसमें आप देखिए, सबसे पहला प्रिवेंशन याद रखिएगा कि प्रिवेंट कैसे करें कि हम उसको आने ही ना दें। दूसरा, इम्पैक्ट मिटिगेशन कैसे करें कि उसको इरेडिकेट कर दें। और फिर ये कुछ लेजिस्लेशन है जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कारगर एक्ट है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें की गई इंडिया में। फिर प्लांट क्वारंटाइन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 2003 का, ठीक है। और ये आईजी टारगेट याद रखिएगा। फिर आप लास्ट में आता है कंक्लूजन कि देयर इज़ ए नीड ऑफ इफेक्टिव बायोसिक्योरिटी मेजर्स टू मैनेज प्रायोरिटी पाथवेज ऑफ इंट्रोडक्शन सपोर्टेड बाय अर्ली वार्निंग एंड रैपिड इरेडिकेशन टू टैकल एलियन स्पीसीज बिफोर दे बिकम इन्वेसिव। मतलब हमको ऐसे बायोसिक्योरिटी मेजर्स हमको लाने पड़ेंगे जिससे कि अर्ली वार्निंग हम पहले ही बता दें कि हाँ, ये स्पीसीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही है, हमको इसको अभी टैकल करना है ना। तो ये एक विजिलेंस टाइप का सिस्टम है। पहले लोग अवेयर नहीं होते थे, लेकिन हम जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाएंगी। तो मेन इसका अवेयरनेस है, ताकि अवेयरनेस होगी तभी मेजर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अर्ली वार्निंग और रैपिड इरेडिकेशन के। तो इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।